आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? नमाज पढ़ ली? नमाज क्यों नहीं पढ़ी भाई? गरीब तो हो गई थी। नहीं, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज तो पढ़ लेते हैं। अगर नमाज तो पढ़ लो जाके। 5 मिनट में स्टार्ट कर देता हूँ मैं, नमाज तो पढ़ के आओ भाई। 5 मिनट में ऑनलाइन वाले हजरात, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो रही है क्योंकि नमाज का टाइम है। ठीक है, यार मोबिन, कैमरे वाले को बोलो ये कैमरा सीधा करे, सब टेढ़ा हुआ है। यार नमाज पढ़ी नहीं बच्चों ने, मैं तो पढ़ ली नमाज।
स्टार्ट करें? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज शरियार सईद, ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड बैच आई एम ऑफरिंग एट KNS फॉर बिजनेस लॉ। और बिफोर दैट आई हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग बिजनेस लॉ बोथ एट CA एंड एज वेल एज हमारा जो IBA के अंदर, ठीक है ना। तो ये कोर्स जो है आपका कौन सा कैफ है भाई? कैफ 4, ठीक है। ये कैफ 4 जो है मेरे पास, ये अभी नई स्कीम के अंदर हमारे पास कितने मार्क्स का हो गया है? 100 मार्क्स का। बिफोर दैट हमारे पास ये पेपर मर्ज था जिसके अंदर 50 मार्क्स इज फॉर द बिजनेस लॉ यानी मर्केंटाइल लॉ एंड 50 मार्क्स इज फॉर कंपनी लॉ, ठीक है। ये हमारा इसकी कंपोजिशन थी, बट आपके पास लास्ट अटेम्प्ट से इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। अब ये पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। लिखना चाहो लिख लो, लिखना अच्छी बात होती है ताकि बाद में याद रहे कि हम क्या क्या रहते हैं और करना क्या है हमने। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब, ऑनलाइन वाले हजरात, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, तो अब ये हो गया है हमारे पास कितने मार्क्स का कोर्स भाई? 100 मार्क्स का कोर्स हो गया है एंड इट्स अ फुल फ्लैश कोर्स। और इसके जो मेजर कंपोनेंट हैं वो समझ लो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज द मेन कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ योर पेपर, यानी कि 100 मार्क्स हैं तो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स इज कमिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और आपका अगर कोर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जितने आपके चैप्टर्स हैं उसमें से मेजर जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ से हैं, तो इसको हमने देखना है। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें अगर मैं इसको कहूंगा A, तो इन दो को मिला के मैं क्या कहूंगा? B, यानी कि पार्टनरशिप और निगोशिएबल। दिस इज माय सेकंड सेट। ये आपका वो सेट है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाद मैं इसको कैटेगराइज करता हूं सेकंड नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास जो रिमेनिंग चीजें रह जाती हैं वो आ जाती हैं आपकी लीगल सिस्टम है, कुछ अदर लॉज हैं, लाइक आपके जो सॉर्ट ऑफ जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज हैं, कंपटीशन के लॉ हैं, और जो छोटे छोटे 3 चैप्टर्स हैं वो आपके इस अदर लॉज के अंदर कवर हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हो? ये हमारा बिजनेस लॉ का कंपोजिशन है इस पेपर की। अच्छा, इस पेपर को देखने का दूसरा एंगल और है। इस पेपर को देखने का दूसरा एंगल और है, वो क्या एंगल है भाई? कितने मार्क्स है हमारे टोटल? 100। तो इसमें जो थ्योरी आती है, थ्योरी का क्या मतलब है भाई? सवाल आया, सवाल अगर आपने उसका आंसर याद है तो यू कैन पुट 100 मार्क्स, 100% मार्क्स उसमें दे सकते हैं। तो समझ लें आपके पास 45 मार्क्स की क्या आती है भाई? थ्योरी आती है। थ्योरी का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन पूछी कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। थ्योरी आपसे पूछी कि भाई लीगल सिस्टम में आपकी अगर आपने बिल पास कराना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कोई प्रैक्टिकल सॉल्व वो नहीं है, आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए स्टेट एक्स में किस चैप्टर से आया है, इसका आंसर क्या है उसमें, और वही आपने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देना है। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद मेरे पास आते हैं 15 मार्क्स के MCQs, ठीक है। कितने बन गए भाई टोटल? 60 मार्क्स। तो व्हाट इज रिमेनिंग? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास अराउंड 40 मार्क्स के, प्लस माइनस 5 कर लो, कंफर्म 100 तो होंगे ना मेरे भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, देखो पहली क्लास है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव, आपको अपना एरिया ऑफ स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि हमने किस एरिया में कैसे खेलना है। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज कहता हूं कि भाई देखो ये टोटल कंपटीशन कितनी है, कितनी है भाई? 60। अच्छा, ये वो चीज है जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में क्या मतलब है? इसके लिए तुम्हारे पास 4 महीने हाथ में, तो सिनेरियो भी तुम्हारे हाथ में, ठीक है। और आप सबके ऊपर अल्लाह का हाथ होना चाहिए, ठीक है। बट ये 60 वो हैं जिसके ऊपर तुम अगर कहोगे सर पेपर मुश्किल आ गया था, मुझसे
समझ नहीं आ रहा था। ना समझने वाली जितनी कहानी है ना वो इधर तुम कर सकते हो, लेकिन इस एरिया में अगर कहोगे ना समझ आया ना तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर 4 मंथ स्टडी। इस पे आपने कहानी दी तो इसका मतलब है दिस इज कंप्लीटली योर फॉल्ट। तो इस पे तो आप कहानी नहीं दे सकते कि सर वो तो देखें मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कहां से आएगा सब कुछ स्टैटिस्टिक्स है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि उसने कोई यूके का लॉ आपको कोड करके पूछा कि भाई इसका आंसर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस 60 मार्क्स पे मेरा अपने बच्चों को हमेशा एक पहले दिन बताता हूं और मल्टीपल टाइम अपने कोर्स में मैं बता चुका हूं कि भाई इस 60 मार्क्स की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। 35 में से आपका टारगेट कितना होना चाहिए, क्या रखोगे अपने लिए टारगेट? 35 में से थ्योरी में से 28-30। मैं कहता हूं ये यार इसको 25 कर लो, इजी टारगेट है। 35 में से 25 तो अगर ये नहीं आते ना तो फिर एक खिड़की होगी और एक चुल्लू पर पानी होगा। और ये 15 मार्क के एमसीक्यू हैं। देखो अगर तमीज से पढ़ा है तो हर एमसीक्यू मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। और उसका तरीका लिख लो अपने पास, पहले दिन बता रहा हूं ताकि जब एमसीक्यू करेंगे। देखो मैं अपने बच्चों को एक चीज कहता हूं कि देखो 4 एमसीक्यू के आंसर होते हैं, तुम क्या करते हो, पिक द राइट वन करते हो। मेरी सजेशन क्या होगी, चूज द रॉन्ग वन एंड द रीजन, कि 3 रॉन्ग क्यों हैं, तो चौथा ऑटोमेटिक निकल के आएगा। उससे आसानी क्या होती है कि जब तुम नो करने के लिए जाते हो ना तो यू हैव अ कंप्लीट जस्टिफिकेशन कि इससे आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, तो राइट वन खुद ब खुद निकलेगा, ठीक है। तो इसमें आइडियली आपने 8 से 10 मार्क्स लेने। कितने होगा भाई? ये 35 मार्क्स आपके 65 कितने मार्क है 60 में से 35 से 40। इसको अब मैं रेंज देता हूं 35 से 40 की रेंज। यहां पे आप 5 मार्क्स और डाल लो। 40 मार्क्स अगर आ जाते हैं, कितने % पासिंग मार्क है? कंफर्म है 50? लगता तो ऐसी है, होता भी ऐसी है। कितने रह गए? 10 मार्क्स रह गए, ठीक है। 15 से 10 मार्क्स रह गए। कितने मार्क्स का पोर्शन है भाई? इस पोर्शन में आपने अपनी सिर्फ इज्जत बचानी है। अगर ये इज्जत बच गई तो आप मेरी भी इज्जत रख लेंगे, अपनी भी इज्जत रख लेंगे। तो इसमें आपने टारगेट करना है 20 से 25 मार्क्स। मुश्किल होंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं। मैं अपने जब मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं ना, जब मैं आखिरी पेपर कराता हूं तो वो पिक करते हैं, हाँ भाई सोल्यूशन क्या है इसका पूरा इसका भी एक पैटर्न है, इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको लेके कैसे चलना है, वो सब डेफिनेटली क्लास के साथ साथ चीजें बिल्डअप होती हैं। बट मुझे पता है कि वेयर आई नीड टू प्ले, ठीक है। वेयर टू प्ले पता चल गया, हाउ टू प्ले इज द आपका कोर्स जो आपका चलेगा, ठीक है। तो वेयर टू प्ले एंड हाउ टू प्ले अगर पता है आपको और आप उस पे स्टेक ऑन है तो आपके लिए पेपर पास करना मुश्किल नहीं होगा। आवर अल्टीमेट टारगेट इज 60 मार्क्स पासिंग। कितने मार्क्स है भाई? अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे कि सर मैंने तो जब पेपर किया और अपनी असेसमेंट की तो सर मुझे पता चल गया कि 60 मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं समझूंगा तुमने अपना काम कर लिया, ठीक है। और अगर ये काम नहीं हुआ तो इसका मतलब है यू विल बी समवेयर इन अ डेंजरस जोन, ठीक है ना। और एक आखिरी एडवाइस बिफोर मूविंग टू चैप्टर नंबर 1, फुल अटेम्प्ट करना है आपने पेपर। अपने हाथों को सरसों के तेल में 2 घंटे भिगो लो, 1 घंटा भिगो लो, स्पीड पकड़ो, कुछ भी करो, 3 घंटे में पेपर पूरा होना चाहिए। 85 का हो गया सर, 90 का हो गया सर, हो जाऊंगा पास, मुझे नहीं पता। 100 का हो गया, चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पास और फेल होने वालों में मेजॉरिटी कहाँ फॉल कर रही होती है? 45 से 50 या 40 से 50 में। ऐसा नहीं होता कि 10 नंबर आ गए, ऐसा होता है। तो आपको ये 10 मार्क के जो लिवरेज है भाई, 15 अटेम्प्ट रह गए तो 15 में बेसिकली आपने समझो वो ये क्रिकेट देखी है ना, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है T20 में? भाई 20 ओवर तो खेल लो।
अगर आपके 4 आउट हो गए, आप स्लो स्लो खेलोगे, इनकी कोशिश क्या होगी? सर मैंने रन रेट तो बड़ा टाइट रखा है, लेकिन 10 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई, फायदा हुआ? क्योंकि वो रन रेट जो अगली टीम को रिकॉर्ड रन रेट मिलेगा वो 20 ओवर पे मिलेगा। तो तुम अपने एग्जामिनर को 20 ओवर नहीं दोगे, तुमने 20 ओवर खेलने। तो तुमने जैसे ही कहा कि भाई मैंने 80-85 अटेम्प्ट किया, इसका मतलब है आपने 15 मार्क्स इस पूरे सिचुएशन से निकाल दिए। अगर मैं यहाँ से 15 मार्क्स निकाल दूं सिनेरियो से, कितने बन गए? 25। तो 25 में से ये 20 लेना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दिस इज योर स्ट्रेटेजी। इसको लिखना चाहो लिख लो ताकि हम मूव करें, बट ये लिखना जरूरी है। तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। समझ आ गया? यार आगे पास ऑन कर दो, मुझसे पूछ लो। यार मैंने कहा कि भाई इसमें देखो 30 मार्क तो मिनिमम है, आप 35 के लिए ट्राई मारोगे, ठीक है ना? ये 35 है, 5 मार्क में 40 के लिए ट्राई मारोगे। 65 में से 40 चाहिए, 60 में से 40 चाहिए, ठीक है? अच्छा भाई, तो आज हमारा टॉपिक होना क्या चाहिए नेचुरली? फिर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? मिटा दूं इसको? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी हो डॉक्टर वाली ना हो, लेकिन समझ आ रहा हो। और ऐसा कोई बड़ा पेपर नहीं है कि आप फुल टाइम करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो 2 चीजें ध्यान में रखना, उसमें भी बच्चे गलती क्या करते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा, देन मूव टू टॉपिक। बच्चे फेल क्यों होते हैं? 3-4 बड़े कोर रीजन मैं बता देता हूँ, उसको अपने पास रखना। पहला क्या रीजन होगा? पहला रीजन नहीं, टाइम मैनेजमेंट आता है लेकिन बाद में आता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखो ये पेपर तुम्हारा इंग्लिश का, अकाउंटिंग का नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का क्या मतलब है? तुम्हें पेपर के क्वेश्चन देख के समझ आए कि ये क्वेश्चन आया कहां से, इस पे पूछा क्या है रिक्वायरमेंट को, और इसको हमने आंसर कैसे करना है। कॉन्सेप्ट में लोग क्या करते हैं आमतौर पे, बच्चों की मैं तुम्हें साइकी बता दूं, कहते हैं सर आखिरी के 10-15 दिन भी पढ़ लिया ना, गुड इनफ है हमारे लिए। पेपर आता है टेक्निकल पेपर, थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आता है, तो वहां पे आपने रिक्वायरमेंट को बड़ा प्रिसाइजली पढ़ना होता है। बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अच्छा ये ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ, आप जब आईकेप के कमेंट्स पढ़ेंगे आपको इसमें बहुत क्लियर कैटेगोरिकली वो बोल रहा होगा भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों के, हम पूछ क्या रहे हैं और वो जवाब क्या दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है मेरे, लेकिन एक और मसला आ रहा है, जो दिल में है वो बात मैं आपको कह नहीं पा रहा, ठीक है? जो दिल में मेरे बात है वो आपको मैं जुबान से कह नहीं पा रहा। तो इसका क्या मतलब है? ड्राफ्टिंग के मसले हैं भाई। सर जो आपके जहन में है, कह तो समझ तो रहा हूं कि सर ये देखना है, लेकिन भाई मैं लेके नहीं पा रहा कि भाई इसको लिखूं कैसे, ठीक है? समंदर को कूदे में मैं बंद कैसे करूं। तीसरा सबसे बड़ा इशू टाइम मैनेजमेंट। पेपर छूट जाता है मेरा, पूरा मेरा पेपर नहीं हो रहा, ठीक है? ये 3 रीजन आपके सबसे मेजर है।
और चौथा जिसमें मैं ऐड करता हूं, और वो हर सीए के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, दोज हु क्लियर्ड एंड दोज हु डिडंट क्लियर, उसमें एक बड़ा फर्क होता है, वो है पेपर की स्ट्रेटेजी। अभी जो मैंने आपको बताया दैट इज द पेपर स्ट्रेटेजी। वो उनको पता ही नहीं है एग्जाम में हमने पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में अटेम्प्ट क्या करना है, किस एरिया को फोकस करना है, किसको नहीं करना। वो क्या कर रहे हैं चक्कर में, एक किसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, एक अपने बंद से पूछ रहे हैं यार क्या होना चाहिए। जितने तुम व्यूज लेते जाओगे, देखो एक चीज समझ लो, 100 बंदों से पूछोगे ना, 100 नए डायमेंशन आएंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप एक डायरेक्शन सही, अगर आपका इंस्ट्रक्टर एक चीज बता रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आप उस एक्सपीरियंस को लेके जाओ और आपसे उसको करो क्या, आप उस पर रिग्रेस फॉलोअप करो कि मैंने ऐसे चलना है, और आप इवेंचुअली देखोगे आप उस लाइन को क्रॉस कर जाओगे। आप करोगे क्या, इस पेपर स्ट्रेटेजी के लिए 50 लोगों से पूछोगे, 50 टीचर से मशवरा करोगे। मसला किसी का नहीं है, मैं कुछ बता रहा हूं तो दूसरा कुछ बताएगा, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं। प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ऐसे ही होता है ना भाई, अभी आप एशिया कप हार गए, यार हमें ना 3 इन लोगों को बिठाना चाहिए, इनको रख लेना चाहिए, अच्छा वो आ गए, वो फेल हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने हर एक की सुननी है, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजी में क्या देखा है। यहां पे जितना टाइम कम लगाओगे दूसरों से पूछने में और टीचर की बात ज्यादा सुनोगे, यहां पे तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, तुम्हें जो रोड मैप दे दिया है, दिस इज योर बाइबल, आप इसके अलावा हिलोगे नहीं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई सबसे पहले थ्योरी अटेम्प्ट करो, फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, फिर सिनेरियो बेस, तो तुमने कहना है सर ने कहा है मैंने करना है, थ्योरी सबसे पहले उठा के फेंक देनी है मैं, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन को अगर 10 मार्क्स छोड़ दिए तो वो तो क्राइम हो गया ना, वो तो आपने काम कर दिया अपना। तो ये 4 रीजन आपने करने हैं। ड्राफ्टिंग में क्या इशू आता है सर, इसमें हमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमसे वो पूछता कुछ है। अच्छा, ड्राफ्टिंग को भी 3 हिस्सों में हम तोड़ते हैं। पहला ये होता है कि आपने लॉ बताना है, सिनेरियो कनेक्ट करना है इस लॉ से, और फिर आपने इसको कंक्लूड करना है। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है, हम सबसे पहले कंक्लूड कर देते हैं और कंक्लूड ही करते हैं, रीजन नहीं बताते कि क्या रीजन क्या है। देखो इससे होता क्या है कि अगर आपने इस स्टेप में क्वेश्चन किए, और ये कौन बता रहा है, ये भी ऐसा नहीं है कि हकीम शहरियार की उससे निकला है, कहीं से नुस्खा निकला है, आई कैप के एग्जामिनर कमेंट में तरीका बताया गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हेडिंग लगानी है, ये फ्लो होगा। आपने पहले आइडेंटिफाई करना है लॉ को कि ये पूछा कहां से गया क्वेश्चन, देन उसका सिनेरियो कनेक्ट करोगे, और देन उसके बाद उसको कंक्लूड करोगे कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। अगेन अभी ये पहली क्लास की चीज है, आपको ये नहीं है कि इसमें आपको समझ आ जाएंगी, जैसे जैसे हम पास पेपर करते रहेंगे ये चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है जी, तो अब आ जाए चैप्टर नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा दूं, लिखना है, तुमने लिख लिया? लिख लिया? अच्छा भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी जनाब, पहला चैप्टर क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें 2 वर्ड हैं, पहला कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट। पहले मैं एक आसान वर्ड को कर दूं, जिस जिस जगह तुम एक्ट लिखा हुआ देखोगे इसका मतलब है इट इज अप्रूव फ्रॉम द पार्लियामेंट, यानी ये आपकी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। ठीक है, पार्लियामेंट कौन सी है पाकिस्तान की, जो पार्लियामेंट इस्लामाबाद में है, जिसने सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई, जीएचक्यू भी नहीं है, ये हमारी पार्लियामेंट कौन सी है, जहां पे सेनेट और नेशनल असेंबली होती है, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है। याद रहेगा, याद रखना है क्योंकि लीगल सिस्टम में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसने अप्रूव किया है, पार्लियामेंट ने। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी लॉ बनता है उसके आगे फिर लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो एक्ट का क्या मतलब है, इट्स द एक्ट ऑफ, बोलो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो जो भी लॉ देखोगे जिसके आगे एक्ट लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा,
एक्ट ऑफ अप्रूव बाय द पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनीज एक्ट 2017। तो इसका मतलब है इट इज पास्ड इन पार्लियामेंट इन द ईयर 2020। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर हो? अब आ जाओ इंपॉर्टेंट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है? यहां से हमारा सारा गेम शुरू होता है। लिखना है तो लिखते जाओ, लिखते साथ साथ जाओ। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए जरा इस वर्ड के ऊपर जिसको हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे, इसको आपने समझना होगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इस एक्ट के अंदर हमने पढ़ना क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो लोगों के दरमियान एन एग्रीमेंट, ठीक है? इससे पहले कहीं पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? बिजनेस लॉ पढ़ा है कहीं पे? ए लेवल का तो नहीं है कोई स्टूडेंट? सही है। आपने कहा एक एग्रीमेंट होगा किसके दरमियान? किसके दरमियान होगा? बिटवीन टू पार्टीज, टू पार्टीज या उससे ज्यादा पार्टीज, ठीक है? बिल्कुल सही बात की आपने, बट ये आधी बात है। ये क्या है? आधी बात है। कैसे आधी बात है? मुझे एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, ठीक है? मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ कि भाई नाम क्या, सॉरी आपका? महमूद। मैंने आपको कहा कि यार आज शाम को ना, मेरी और तुम्हारी बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है, आज शाम को ना डिनर मेरी तरफ से, ठीक है? तो ये मेरा और तुम्हारा क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया, ठीक है? इस एग्रीमेंट में अगर तुम पहुंच गए जिस डेजिग्नेटेड रेस्टोरेंट, मैंने तुम्हें कहा कि भाई यार पीसी पहुंच जाना, मैं यहीं पहुंच रहा हूँ, पीसी तुम पहुंच गए और मैं नहीं आया, क्या हुआ? मैं, तो महमूद क्या करेगा? गालियां देना अलग चीज है, गालियों को छाटा दो, बिजनेस लॉ तो गालियों का ताल्लुक नहीं है। महमूद के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? बोलो, नाम क्या तुम्हारा? अबू हुरैरा। क्या क्या एक्शन करेगा ये? कोर्ट जाएगा। कोर्ट क्या कहेगी? किस चीज पे? मेरे ऊपर केस कर देगी। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, कोर्ट जाएगा। क्या कोर्ट ये मैटर टेकअप करेगी? तुम्हारा नाम क्या था? दिलावर। क्या कोर्ट ये मैटर टेकअप करेगी? करेगी। क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट के पास वैसे कोई काम नहीं है यहाँ पे इस तरह से तुम कोर्ट को, तुम्हें यारी दोस्ती में खाना खिलाना है, उसके भी मैटर लेके चलेगी। चलो और आसान ले लेते हैं। आपकी हो गई महमूद साहब शादी, आप इतने जज्बाती हुए कि आपने पहले दिन बेगम को बोला कि सर भाई तुम्हें मैं, क्या नाम है बेगम का, क्या होगा अभी पता है या बाद में पता चलेगा? बाद में पता चलेगा। चलो शरीफ बच्चा है, इनको पता चला, कोई नाम ले ले। अरीका, कंफर्म है? ये फर्जी नाम है, फर्जी नाम है। अरीका का नाम ले लिया, फर्जी आता नहीं है, मुझसे पूछते मैं कहता मिस्टर मिसेज एक्स ले लो, ठीक है ना? अरीका को इन्होंने पहले दिन शादी का कहा कि देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, हमारे ये जो शादी हुई है मैं तुम्हें यूरोप पर ट्रिप कराऊंगा, बस 4 दिन बाद हम इसके प्रोसेस करते। 3 दिन गुजरे, इन्होंने कहा यार अरीका के साथ यूरोप तो क्या, मैं घर में ही रह लूँ ना, बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? महमूद भाई आपने क्या किया? एक एग्रीमेंट किया था, कब? शादी से पहले। शादी से पहले नहीं, शादी के बाद किया था, ठीक है? एग्रीमेंट क्या था? कहाँ जाएंगे? यूरोप। तबलीगी जमात में ही लेके जा रहा, यूरोप पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? यूरोप लेके जाना था, ये एग्रीमेंट था, प्रॉमिस। एग्रीमेंट था, प्रॉमिस, ठीक है? अब तुम क्या लेके गए उसको? नहीं। क्या वो कोर्ट जा सकती है? सवाल हाँ या ना में जवाब नहीं हो, सवाल है। क्या ख्याल है, जाएगी कोर्ट? बेगम ने तुम्हें कहा पहले दिन के सरकार आप में से जो मेरी शादी हुई है आप फिक्र ना करें, मैं आपका बेतहाशा ख्याल रखूंगी, रात का खाना आप बस आएंगे और मैं आपको रोटी जो है ना पक्की भी नहीं मिलेगी, पका के दूंगी। वो दिन था और उसके बाद के दिन थे
रात की रोटी अगले दिन खानी पड़ रही थी, बेगम के ऊपर केस फाइल हो सकते हैं? नहीं, ठीक है, बात समझ आ रही है? अब्बा ने बोला बेटा कैफ पास कर ले अल्लाह के वास्ते, तो ये मोटरसाइकिल दिला दूंगा। कैफ पास हो गया, अब्बा मुकर गए, केस फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? सिनेरियो समझ आ रहे हैं? इसका मतलब ये बात अधूरी है, ये बात अधूरी है। एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट होते तो फिर ये जितने केसेस किए हैं इसके अंदर कोई ना कोई लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होता। तो हम सिर्फ उन एग्रीमेंट की बात करेंगे। अब मैं गौर से एक जुमला बोल रहा हूं, सुनना है। हम सिर्फ उस एग्रीमेंट की बात करेंगे विच कैन बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। सर ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी कि हम सिर्फ उन एग्रीमेंट्स को यहां पे देखेंगे कि जिसके ऊपर अगर एक पार्टी मना करे तो कोर्ट उसको इन्फोर्स कराए। कोर्ट क्या कराए? उसको इन्फोर्स कराए। एग्जाम्पल ले, अभी तक हमने जितनी एग्जाम्पल ली उसमें कोर्ट इन्फोर्स कराने नहीं आई। तुमने बेगम से प्रॉमिस किया, कोर्ट नहीं आई। दोस्त ने दोस्त से प्रॉमिस किया खाने का, नहीं हुआ। ठीक है, बात हम आई। तुमने अपने अब्बा ने तुमसे प्रॉमिस किया, कुछ नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं तुमसे एक बात कहूं। तुम्हारा एक इवेंट हो रहा है, तुम एक इवेंट मैनेजर हो, ठीक है? तुम्हारा एक इवेंट हो रहा है, तुमने अपने इवेंट के लिए आतिफ असलम को क्या किया? अप्रोच किया। जानते हो आतिफ असलम कौन है? कौन है? नेक बंदा है बड़ा, ठीक है? नेकी का काम करने के लिए तुमने कहा कि आतिफ असलम को अप्रोच किया जाए। आतिफ असलम से तुम्हारी डील हो गई कि आप इवेंट में परफॉर्म करेंगे फॉर ₹10 लाख। ठीक है, बात क्लियर हो गई? नाउ विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज दिस? इज इट अ फैमिली एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट और अ कमर्शियल एग्रीमेंट? ये क्या है? ये कमर्शियल है। ये एग्रीमेंट क्या है भाई? कमर्शियल है। तुम्हारा इवेंट होना था 25/10/2022 को। क्लियर है? आपको पता ये चला कि आतिफ असलम ने सेम नाइट पे किसी और के साथ भी, आपका दोस्त ही इवेंट मैनेजर, उसके साथ भी सेम टाइम पे 8 से 9 आपका टाइम था, 8 से 10 उसी टाइम पे एक बुकिंग डाली हुई और कंफर्म किया हुआ उसे कि मैं आपके इवेंट में परफॉर्म करूंगा। अब मुझे ये बताओ, आतिफ असलम रूहानी तौर पे 2 जगह तो नहीं आ सकता ना, फिजिकली भी नहीं आ सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई एक जगह वो गा रहा है, एक जगह उसकी परछाई गा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो वो तुम्हारे यहाँ गाएगा या वहां जाएगा। अब तुम बीइंग अ पार्टी ऑफ एन एग्रीमेंट, यहाँ पे 2 पार्टीज है ना, एक तुम हो, महमूद तुम हो, एक आतिफ असलम है। देयर आर 2 पार्टीज और इनके दरमियान एक प्रॉमिस हुआ था। वर्ड ये जरा ध्यान में रखना, एक क्या हुआ था? प्रॉमिस हुआ था कि महमूद जो है आतिफ असलम को क्या पे करेगा? 10 लाख रुपए। और आतिफ असलम, इवेंट मैनेजर का नाम क्या है? महमूद। तो एक प्रॉमिस हुआ है। प्रॉमिस क्या हुआ है? महमूद ने एक क्या दी? ऑफर दी। किसको दी? आतिफ असलम को दी। क्या दी? ऑफर दी। आतिफ असलम ने उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो गई तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस। अब ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है सारी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आतिफ असलम को ऑफर दी, किसने दी? महमूद ने। तो महमूद ऑफर दे रहा है तो ये कौन कहलाएगा? ऑफरर। क्या कहलाएगा? ऑफरर। बोलो, ऑफरर। जिसको ऑफर दी गई वो कहलाएगा ऑफरी। और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या कहलाएगा ये बंदा?
एक्सेप्टर क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। ठीक है, तो ऑफरी और एक्सेप्टर एक ही नाम है। ठीक है, क्लियर है? और आखिरी नाम, जब ये एक्सेप्टेंस हो गई तो ये बंदा बन गया ऑफर देने वाला, प्रोमिजर क्या बन गया? और ये बंदा बन गया प्रोमिजी। ये याद रहेंगे भाइयों आपका नाम? लिख लिए, लिखते जाओ भाई, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। फारूक भाई, मेरी क्लास कौन कौन से दिन होगी, कौन कौन से टाइमिंग होंगे, जरा इसके लिए सब्र कीजिए। सरोज, नो का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आई। यहां तक क्लियर हो? तो भाई इसमें ऑफरर कौन हुआ? महमूद। प्रोमिजर कौन हुआ? प्रोमिजर कौन हुआ? ठीक है, आतिफ असलम क्या क्या हुआ? उसके 3 नाम है, ऑफरी, एक्सेप्टर, प्रोमिजी। ठीक है, याद रहेगा? तो अब इन दोनों के दरमियान क्या हो गया? प्रॉमिस। एग्रीमेंट, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज कॉल्ड ऑफर, व्हेन एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस। और इन दोनों के दरमियान एक प्रॉमिस क्या हो रहा है? क्या प्रॉमिस हो रहा है तुम दोनों के दरमियान? देखो भाई, मैं यहां लिख रहा हूं, जरा इसको जहन में रखना है इस चीज को। इसके दरमियान प्रॉमिस हो क्या रहा है? महमूद एक प्रॉमिस कर रहा है और आतिफ असलम एक प्रॉमिस कर रहा है। क्या कर रहा है महमूद? प्रॉमिस क्या कर रहा है? 10 लाख रुपए देने। और इसने क्या करना है? परफॉर्म करना है। याद रहेगा ये बात? तुमने क्या देने? और पैसे देने। और उसने क्या करना है? तो एक प्रॉमिस तुम्हारी तरफ से, दूसरा प्रॉमिस। तो ये जो दोनों प्रॉमिस हैं, इसको मैं एक नाम दूंगा, उस नाम को ध्यान में रखना। ये जो प्रॉमिस हैं, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं। क्या नाम है उसका? कंसीडरेशन। लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। कंसीडरेशन क्या नाम है? जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो और वो प्रॉमिस कर रहा है, दिस इज अ कंसीडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? कि जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो और जो वो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तुम्हारी तरफ से कंसीडरेशन क्या जा रही है? 10 लाख रुपए। उसकी तरफ से कंसीडरेशन क्या जा रही है? परफॉर्मेंस। तो जब मैं कहूंगा कंसीडरेशन, तो इसका क्या मतलब है? जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो और जो आतिफ असलम प्रॉमिस कर रहा है। तो मैं कहूंगा भाई, एनी प्रॉमिस having consideration is called an agreement, is called an agreement. फ्लो समझ आया? फ्लो को मैं यहां पे अगर बिल्कुल स्ट्रेट लेके चलूं, ऑफर पहले क्या दी तुमने महमूद? ऑफर। उसके बाद इसकी क्या हो गई? एक्सेप्टेंस। और ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है, ये हुई है विद कंसिडरेशन। तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रॉमिस, ये बन गया एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्रीमेंट के अंदर अगर आपकी क्या होगी? इन्फोर्सिबिलिटी होगी। तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो एग्रीमेंट जिसके अंदर तुम, अगर तुम वो परफॉर्मेंस नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हो गया सरोज? बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर हो?
अब अगर फर्स्ट कर लो, अब आ जाओ असल मुद्दे पे। पहले तो ये जरा बताओ कि भाई ये सारी हजम हो गई है चीजें, बदहजमी तो नहीं हो रही? ठीक है, क्विकली मुझे रिकॉल कराओ क्या क्या हो रहा है इसमें। महमूद ने पहले क्या दी? जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। लिखना बंद कर दो। हो गया लिखना? हो गया? पहले पहले लिख लो। लिख लिया? महमूद लिख लिया? तो वी स्टार्टेड विद ऑफर, महमूद गेव द ऑफर, आतिफ असलम एक्सेप्टेड द ऑफर। तो आतिफ असलम ने एक्सेप्ट कर ली तो क्या बन गया? प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस में ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन थी, क्या थी? तुमने पैसे देने, उसने परफॉर्मेंस देनी है, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अब इस एग्रीमेंट पे एक चेक लगाना है तुमने, क्या ये इनफोर्सेबल है? क्या ये, अगर ये इनफोर्सेबल है तो क्या बन गया? अब आ जाओ जरा अब्बा वाली एग्जांपल पे। अब्बा ने कहा बेटा पास हो जा, मैं 10 लाख रुपए की तुम्हें बाइक दिला दूंगा। ऑफर है, बोलो भाई हाँ है ना? महमूद ऑफर है, तुमने एक्सेप्ट किया चैलेंज, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन है, बेटे को पास होना है, अब्बा ने बाइक दिलानी है, कंसिडरेशन भी है भाई, एग्रीमेंट है, बिल्कुल है, इनफोर्सिबिलिटी है, इनफोर्सिबिलिटी है, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्या है हुआ भाई? ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, लिख लो। समझे? क्लियर हो गई ये बात? तो भाई आपने प्यार मोहब्बत में वो टर्मिनोलॉजी पढ़ ली जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ में है। तो इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का स्कोप समझ आ रहा है। हम यहां पे तमाम एग्रीमेंट्स को डील नहीं करेंगे, हम यहां पे तमाम एग्रीमेंट को डील हम नहीं करेंगे। यहां पे मोस्टली एग्रीमेंट्स कौन से होंगे? कमर्शियल एग्रीमेंट्स, कमर्शियल। अब क्या होगा आतिफ असलम के केस में? आतिफ असलम अब दूसरी जगह बुकिंग पढ़ ली, तुम कहां जाओगे? 90 नहीं जाना, कहां जाना है? कहां जाओगे? अभी वो बेचारा खाने के उसमें कोड ले गया, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कहां जाओगे, तुम कह रहे हो पता नहीं, कोर्ट में जाओगे, ठीक है ना? अब कोर्ट क्या करेगी? आतिफ असलम को डायरेक्शन देगी, क्या? दो चीजें, या तो बोलेगी कि भाई आप इधर परफॉर्म नहीं कर सकते, आपने जहां पहले किया है यहीं पे परफॉर्म करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो आतिफ असलम आप बाउंड होगा, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? तो परफॉर्म करना है। अब फर्ज कर लो आतिफ असलम, ये 25 तारीख को तुमने कहा था, 25 तारीख को तुम्हारा इवेंट हुआ, आतिफ असलम साहब भाई खामोशी से दूसरी जगह चले गए। अब तुम्हारे पास आतिफ असलम को 25 को परफॉर्म तो नहीं करवा सकते ना, तो वो कोर्ट फिर कहेगी इसको कि तुमने महमूद का नुकसान कराया है, तो इसको तुम कंपेंसेट करो डैमेजेस की फॉर्म में। बट जो भी होगा कोर्ट डिसाइड कराएगी। अब्बा के केस में कोर्ट ना हाँ कर रही है ना कर रही है, कोर्ट है ही नहीं। यहां पे कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकती है और यहां पे कोर्ट डैमेजेस भी दिलवा सकती है। तुम्हारा नुकसान हुआ तुम्हें दिलवा देगी, तो तुम्हें तो फायदा हो गया ना, अपना तुम्हारा नुकसान खत्म हो गया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे स्टेट एक आपको अश्योरिटी दे रही है कि भाई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ये पार्टी ने पीछे हटी तो हम खड़े हुए हैं इसको इन्फोर्स कराने के लिए। इन्फोर्स क्या होता है? इन्फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको करवाएंगे। बाउंड कर रहे हैं ना, बाउंड कर रहे हैं आपको। अब ये आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, हम इन्फोर्स करेंगे। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर हो? ये समझ आ रही है टर्मिनोलॉजी? अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है तो ये डेफिनेशन तुम्हें समझ आ जानी चाहिए।
इसी तरह पहली बात तो इस तरह आएगी नहीं, बहुत बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बट अगर आएगी तो ऐसे लिखना है, और कोई बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, जो पढ़ा है वही लिखना है। मतलब भाई देखो एग्रीमेंट के अंदर क्या है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर तुमने कुछ और लिखा तो वो लॉजिक से हट जाएगा, ठीक है। तुम्हें 2 वर्ड लिखने जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं होगा कि भाई ये 6 डेफिनेशन पूछ ली तुमसे, इक्का दुक्का पूछ सकता है। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? मैंने कहा भाई एग्रीमेंट क्या होता है वो तुम्हें नीचे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर डेफिनेशन में कुछ की पंचिंग वर्ड्स होंगे, ये तो बहुत छोटी डेफिनेशन है, आगे पढ़ोगे। उसके की पंचिंग वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, कुछ भी लिखोगे वो वर्ड्स होने चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन से? एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। अगर इसके अलावा कहीं और घूम गए ना तो इसका मतलब डेफिनेशन भूल गए। तो एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। समझ आ गई? एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एवरी प्रॉमिस लिखा हुआ है, नोट पढ़ो पेज नंबर 1। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब इस डेफिनेशन को जरा गौर से सुन लो, समझ लो। ये क्या हो रहा था तुम दोनों का, महमूद और आतिफ असलम का? प्रॉमिस हो रहा था, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और इन दोनों में तुम्हारे पास कंसिडरेशन भी शामिल थी, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। प्रॉमिस एक भी हो सकता है, प्रॉमिस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सेट ऑफ प्रॉमिसेस। सेट ऑफ प्रॉमिस लिखा हुआ है, हाईलाइट करो सेट ऑफ प्रॉमिस को। अब बताओ सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होगा? महमूद भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, घर बनाते हैं। महमूद को मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 4 करोड़ रुपए दूंगा, इसमें तुमने 4 काम करने हैं। पहला काम, पुराना घर मैंने खरीदा है, इसको तोड़ना है। दूसरा काम, कंस्ट्रक्शन करनी है। तीसरा काम, आर्किटेक्ट का काम करना है, पूरी डेकोरेशन करनी है। चौथा काम, मैकेनिकल और जो इंजीनियरिंग का जितना काम है, लाइनें डालनी है, ये करना है, सारा करना है। कितने प्रॉमिस हुए? 4 प्रॉमिस हुए। तो देयर इज अ सेट ऑफ प्रॉमिस, याद रहेगा ये बात, ठीक है। तो आपके एग्रीमेंट में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। आपने आतिफ असलम को हायर किया और कहा कि भाई आपने मेरे साथ 6 महीने एंगेज रहना है और ये 10 इवेंट से इसको परफॉर्म करना है, तो देयर इज अ 10 सेट ऑफ प्रॉमिस के आपने 10 इवेंट में जाना है, तो एग्रीमेंट ही होगा वो भी। बात क्लियर है? प्रपोजल एंड ऑफर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज यानी शो टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything. When one person, this person is Mahmood, signifies यानी उसने शो किया किसको? आतिफ असलम को, कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हुआ? ऑफर हुई। एब्सटेन किसे कहते हैं? किसी काम से रुक जाना। मैंने तुम्हें कहा कि भाई तुम एक काम करो, ये काम नहीं करो, मैं तुम्हें कंपेंसेट करूंगा, यानी मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, तो इसको कहते हैं रुक जाना, ठीक है। तो ये समझ आई? तो रुक जाना भी आपका क्या होता है? ऑफर होती है, कि मैं तुम्हें किसी काम करने से रोक रहा हूं कि भाई तुम ये काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें इसके लिए इतने पैसे दूंगा, ठीक है। बात क्लियर है? तो ऑफर सिर्फ काम करने की नहीं दी जाती, बल्कि काम से रुक जाने की भी दी जाती है, ठीक है। बात क्लियर? When one person signify to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent. ऑफर किस लिए दी जा रही है? ताकि आप उस पार्टी की एक्सेप्टेंस ले लें, विद अ व्यू। अब तुम ऑफर क्यों दे रहे थे महमूद? सवाब के लिए थोड़ी दे रहे थे, तुम इसलिए ऑफर दे रहे थे कि अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो हम किस में चले जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। तो आपने ऑफर दी है, और इस ऑफर का मकसद क्या है? कि दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट कर ले with a view to obtain assent. assent किसको कहते हैं? एक्सेप्टेंस देने को। लिख लो, assent के नीचे लिख लो एक्सेप्टेंस।
with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. ठीक है भाई, promise क्या होता है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. ठीक है, when the person to whom, किसको proposal दिया गया है? आतिफ असलम को. Signify यानी signify का क्या मतलब है? शो करे. His assent यानी वो अपनी एक्सेप्टेंस शो करे. द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, यानी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस. ठीक है, बात क्लियर है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, whereas the person accepting the proposal is called promisee. किसी डेफिनेशन में कोई इशू? ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? चलो जी आगे चले. क्लास का टाइम क्या है वैसे हमारे? 8 बजे तक है. इसको बता दूं? ठीक है. ऑनलाइन वाले हजरात कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कॉन्ट्रैक्ट समझ लो तुम्हारे 2.5 महीने चलता है, 2 से 2.5 महीने. और क्लासें कितनी क्लासों में कंप्लीट होगा ये डिपेंड करता है क्लासें हो कितनी हुई. 3 हो. मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ यार. यहाँ पे थोड़ा सा ना इस बार का मोड चेंज है, मैं वो तुम लोगों को बता देता हूँ. कोर्स मैंने पिछली बार भी कंप्लीट करा दिया था 1 महीने पहले. अच्छा, मैं तुम्हें पहले मोड बता देता हूँ ताकि तुम लोगों की कंफ्यूजन जो सवालात हैं. देखो मेरे पास है टाइम कंस्ट्रेंट. ठीक है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम ऑन द जॉब. ठीक है, और मेरी जॉब के जो टाइमिंग है वो इस तरह के मैं यहाँ पे 6:30 पौने 7 तक पहुँचूँ और यहाँ से क्लास लगाना शुरू करूँ. ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यह बच्चा जो होता है वो कहता है सर हम तो रात को पढ़ना तो गुनाह है, आपको पता है. ठीक है, तो बच्चे नहीं आते. नंबर 2, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? सैटरडे एंड संडे. सुन लो, सैटरडे बच्चे आ जाते हैं, डिपेंड करता है. संडे बच्चे कहते हैं सर हमें तो एक ही दिन मिल रहा है, हम नहीं आएंगे. ठीक है, सुन लो मेरे भाई. तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड विद द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट कि भाई मैं फिजिकल कोर्स जो है ना लेके बड़ा मुश्किल है कि चल सके. मैंने 2 बैच तो फिजिकल पढ़ाए, बट प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल बैच में मसला ये आ रहा है कि भाई बच्चों के जो टाइमिंग है और मेरे टाइमिंग है उसमें कोई अलाइनमेंट नहीं हो पा रही. और फर्ज कर लो 3 बच्चे बैठे हो और उसके लिए पूरे आप, अच्छा 3 भी तो अभी बैठे हो ना, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई सही से. क्लासेस शुरू होंगी तो कहूँगा सर यार 5 दिन तक तो हमने 6-6 घंटे 5-5 घंटे 8-8 घंटे की लाते हैं, फिर हम आपकी क्लास के लिए शाम तक बैठे, तो जो आते जाते हैं वो भी गायब हो जाएंगे. तो इफेक्टिवली होगा क्या कि वो 2 महीने गुजरेंगे नहीं, बच्चे गायब हो जाते हैं. तो फिर मैंने मैनेजमेंट के साथ बैठ के ये अलाइनमेंट किए कि भाई इस कोर्स को पूरे का पूरा आप एक डिफरेंट तरीके से ले जाएं. ठीक है, मेरे एलएमएस के ऊपर इसी एनर्जी के साथ इसी उस पे पैटर्न के ऊपर प्रॉपर लेक्चर मेंटेन है. ठीक है, मोड ऑफ जो टीचिंग है इस वाले से उसके अंदर वो इस तरह होगा कि मैंने सजेशन ये दी है कि आपके चैप्टर वाइज जो चीजें बनी हुई हैं, दोज हु ऑफ कोर्स विद मी विल टेक अ कोर्स थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और मैं उनसे कनेक्ट करूंगा 3 या 4 से उसके बाद वेबिनार के जरिए. ठीक है ना, पहली तो फिजिकल इसलिए थी कि भाई बच्चा कम से कम शक्ल तो देख लें. ठीक है, कि वेबिनार के जरिए कर लें, और उसमें ये होगा कि भाई जैसे जो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं कि भाई उन्होंने लेक्चर देख लिया, नाउ दे हैव कंसर्न कि भाई सर ये तो उसमें आपने समझाया था हमें समझ नहीं आया. क्योंकि रिकॉर्डेड का 2 मोड है ना, एक तो ये कि भाई मैंने रिकॉर्डेड दे दिया आपको पकड़ा दिए, और उसके सर कहाँ है और आप कहाँ है ये पता ही नहीं. दूसरा ये कि भाई हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया, उसके बाद मैं आपके साथ एक ऑनलाइन सेशन में बैठा, उसमें मेरा काम टीचिंग करना नहीं होगा, वहाँ मैं आपके कंसर्न लूंगा, क्वेश्चन लूंगा, एंड देन उसके बाद उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना, आपको गाइड करना और उस तरह से लेके चलना. फिजिकल क्लास के लिए यहाँ पे एक दूसरे टीचर अरेंज हुए हैं, आपने लिए उनसे क्लासें लिए? उनसे क्यों नहीं ली क्लासें? डेमो तो चल रहे ना. ठीक है ना, तो उनकी क्लासेस लो फिजिकल. ठीक है, उनकी क्लासें लो ताकि आप वो देखो. इंपॉर्टेंट चीज ये, मुझे पता है प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे टाइमिंग. संडे
बच्चा कहता है नहीं सर संडे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे पास ऑप्शन यही है सैटरडे और संडे। क्या पहले तो मसला ट्रांजिशनल स्कीम की तो लास्ट वीक की तो बच्चा वैसे मस्ती में था एफसी वाला बट कोई एग्जाम हो गया अवेलेबल है आपकी एआरसी वाला क्या नहीं करेगा ये तुम्हारा ख्याल है? नहीं सर बाकी सब मेरा नहीं ख्याल है बच्चे आएंगे। चलो एक आपके कहने पे क्लास लगा लेते संडे की, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर बच्चे नहीं आते हैं तो दिस इज नॉट फिजिबल फॉर मी एंड दिस इज नॉट फिजिबल फॉर द बच्चे। भाई मैं अगेन वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं फिजिकल सेशन ले रहा होता फिर तो बात ही खत्म हो जाती ना। फिजिकल अगर मैं लूंगा तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि भाई उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना। ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर हैं एलएमएस पे, पूरा कोर्स मौजूद है फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द एंड। पूरा सेशन मैंने उसको प्रॉपर्ली खुद मैनेज किया है कि भाई चैप्टर 1 के ऐसा तो नहीं है पता चल रहा है कि चैप्टर 13 की वीडियो चैप्टर 1 पे लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी है मैंने उसके अंदर। चैप्टर 1 के अंदर चैप्टर 1 ही लगा हुआ है और उसका ऑन टॉप ऑफ इट मैं करूँगा क्या, ऑनलाइन वेबिनार होगा, ठीक है। और उसके अंदर ये होगा कि भाई अगर जैसे आपने कहा कि भाई मैं ऑप्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को फिजिकल क्लास ऑप्ट करनी है तो फिजिकल क्लास वाला मेरे साथ ऑप्ट नहीं कर सकता। वेबिनार यहाँ से लेने का क्या मतलब है? ऑनलाइन होगा ना। संडे को वेबिनार होगा और मैं यहाँ के लूँगा तो फिजिकल क्लास होगी ना। मतलब सर जैसे रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी, रिकॉर्डेड अपलोड हैं। हमें तो जैसे न्यू बच्चा अगर चैप्टर 1 की क्लासेस ले रहा है तो हमें तो नहीं पता चलेगा ना बीच में कोई एक टॉपिक की रिकॉर्डिंग इसलिए। समझे नहीं तुम? पूरा कोर्स फ्रॉम चैप्टर 1 से लेकर टिल नाउ अगर आप एलएमएस खोलोगे तो एवरीथिंग इज चैप्टर वाइज अलाइन। कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं है अभी उसमें, कोई टेक्निकल एरर भी नहीं है। आपको उसको डेमो ले सकते हो, आप निम्रा से बोलो कि आप उनको देख लो, आप रिकॉर्डिंग देख लो सारी, ठीक है। जब वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई रिकॉर्डिंग किस तरह से बनी है। फिर आपका अभी डेमो है ना, अभी डेमो है ना, आप रजिस्टर तो नहीं हो ना इस क्लास में, ठीक है ना। हाँ फीस भर भी दी भाई, अभी तो डेमो चल रहा है ना, फीस तो डेमो में क्यों भर दी फीस? और तुम तो पहली बार आए हो तुम ये लेके आ गए मुझसे पगार पूछे नहीं पढ़ तो चुके हो। देखो मेरे भाई पढ़ाना मुझे कोई इशू नहीं था, मुझे पढ़ाने हो तो मुझे शौक है, ठीक है ना ये इशू है कि भाई बच्चे पढ़ना चाह रहे हो, मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा। पॉइंट ये है कि देखो एक चीज का एक बैलेंस होता है, बच्चा नहीं है तो फायदा नहीं। अब देखो आज यहाँ बैठो 3 बच्चे, अब 1 महीने बाद बोलोगे 2 बच्चे रह गए, ठीक है ना। बच्चे कहाँ आते हैं? नहीं देखो यहाँ पे 200-250 बच्चे नहीं है ना, जब तो देखो मैंने अगेन मैं कह रहा हूँ ना, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे 2 टीचर्स इसी तरह ये अलाइन हुए हैं कि भाई एक तरफ अगर किसी को मुझसे रिकॉर्डेड लेक्चर लेने हैं और मेरे साथ कनेक्ट होना है तो वो मेरे साथ कनेक्ट होगा। अच्छा उससे क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द रजिस्ट्रेशन, कितनी रजिस्ट्रेशन होती है। मैं आई कैन नॉट कमिट, ठीक है, राइट नाउ आई कैन नॉट कमिट। और कर लो तुम आ गए, एक तुम आ रहे हो एक मैं आ रहा हूँ ठीक है, तो अब इस क्लास में हम 3 घंटे बैठे हुए तो वो तो फिर लॉजिक डिफाई हो जाती है, तुम खुद इसको जज कर सकते हो। क्या चीज यार? मसला ये है कि देखो पॉइंट ये है कि भाई देखो कुछ कंस्ट्रेंट मेरे पार्ट पे, मेरे टाइमिंग, मैं अगर घर पे बैठा होता तो एक अलग ही बात थी, मैं फिजिकल आके रोज पढ़ा देता 3 घंटे की क्लास। मतलब मेरे सेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 2 से 3 क्लासेस चाहिए होती हैं
या अगर मैं वीकेंड पे लूंगा तो 3 घंटे की क्लास चाहिए होगी, 3 घंटे की 2 क्लास। बट प्रॉब्लम ये है कि वो आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो वे ऑफ टीचिंग है वो फिलहाल यही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको इस तरह ही लेके चलो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तुम लोग की आसान होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अभी तो डेमो चल रहा है भाई। वो अलग बात है ना, देखो अच्छा पढ़ाना बुरा पढ़ाना वो एक अलग कहानी है। मतलब मेरी फुल डिवोशन होती है हर एक बैच के साथ, हर बंदे के साथ, बट दैट इज द डिफरेंट पॉइंट। मसला ये है कि देखो एक क्लास स्ट्रेंथ इज द की थिंग टू कंटिन्यू, ठीक है। वो अगर नहीं होती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एनीवे अगर कोई कंसर्न हो, मैं अपने स्टूडेंट को एक चीज कहता हूँ कि भाई मेरे साथ स्टूडेंट की एंगेजमेंट रजिस्ट्रेशन से लिंक नहीं है। तुम्हें कोई कंसर्न आ गया, यू कैन कम टू मी कि सर ये कंसर्न है, आई एम एसोसिएटेड विद केएनएस, इररिस्पेक्टिव कि मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा। केएनएस का बच्चा मेरे पास आएगा, मैंने उसको मना नहीं करना। मैंने पिछले बैच में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे पास आए और वो मेरे बैच के नहीं थे। सर हमने पुराना पढ़ा हुआ है, हमें सिर्फ गाइडेंस चाहिए, हम 4 अटेम्प्ट से फेल हो रहे हैं। मैंने उनको गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गए। पॉइंट ये होता है कि भाई देखो तुम मेरे पास आओगे तो मैं किसी को ये मान नहीं कर सकता भाई मैं हूँ ताकि सर आपसे मैंने 1 क्लास ही ली थी, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे अब 4 महीने गुजर गए, मैं इस तरह कर रहा हूँ, सर क्या करूँ। तो मैं बीइंग अ टीचर कभी भी इसको डिनाई नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप जैसे आप बताते हैं कि ऐसे ड्राफ्टिंग करनी है, सब कुछ है जैसे क्लास चली है ना वो सब कुछ है। तो माय रिकमेंडेशन, टेक दैट डेमो, उसमें क्या है क्या नहीं है किस तरह से है। देन वी हैव अ फिजिकल सेशन, वन मोर सेशन, कि भाई आपने उसको देखने के बाद क्या डिसाइड किया है, उसमें कोई क्यूरीज आ रही है, कंसर्न आ रहे हैं, तो वी कैन हैव अ 1 आवर टू 2 आवर सेशन ऑन वीकेंड कि भाई वाकई में मजा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, फिजिकली पढ़ना है। बट फॉर फिजिकल आई थिंक द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी अरेंज द टीचर, ठीक है। तो ये है। चलो यार मेरा टाइम भी हो गया आज के लिए, इतना काफी है। लेकिन आज की क्लास का टेकअप क्या है? ऑफर, उसकी एक्सेप्टेंस। वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस, प्रॉमिस विद कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्सेबल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, ठीक है। तो ये याद रहनी चाहिए। सही है भाई। ऑनलाइन वाला कोई क्वेश्चन है कोई? एक मिनट चलो यार, ऑनलाइन वाले भी